हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम सभी लोगों ने गॉस के प्रमेय का अध्ययन किया। गॉस प्रमेय के अंतर्गत हम क्षेत्रफल सदिश का पहले लेक्चर में अध्ययन किया, दूसरे लेक्चर में और तीसरे लेक्चर में हमने वैद्युत फ्लक्स का अध्ययन किया। और आज इस लेक्चर में हम गॉस प्रमेय क्या होता है और उस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। तो ये जो गॉस का प्रमेय है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। और इस पर कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जेईई में हुआ, नीट में हुआ, सीयूटी में हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको समझते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस का प्रमेय लिखिए, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय गॉसेस थ्योरम। तो गॉस का कहें, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा हम स्टेटमेंट इसका देते हैं, उसके बाद हम हर एक बिंदुओं पर इसका विश्लेषण करते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या है, गॉस का प्रमेय। क्या कहें, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, अर्थात हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान हो जाएगा, यहाँ से हम क्यू टोटल टी लिखिए ना, टोटल चार्ज क्यू टी अपान हो जाएगा ε0, या यहाँ से लिख सकते हैं हम समेशन ऑफ क्यू अपान हो जाएगा ε0। यही क्या है, गॉस का प्रमेय। मतलब जो आपका आवेश होगा वो बंद पृष्ठ के अंदर के संपूर्ण आवेश का योग, जो क्यू है क्या टोटल, जो क्यू है टोटल जो चार्ज है क्या उस पृष्ठ के अंदर का चार्ज है। जहाँ लिखेंगे जहाँ क्यू पृष्ठ के अंदर का संपूर्ण आवेश है, पृष्ठ के अंदर का संपूर्ण आवेश है, पृष्ठ के अंदर का संपूर्ण आवेश है। तो क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/, क्या हो जाएगा ε0। और जो वह आवेश है वह आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर के योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एफ आई इक्वल टू क्यू टोटल अपन ε0 है, समेशन ऑफ क्यू अपन ε0। इस प्रकार जहाँ क्यू पृष्ठ के अंदर का क्या हो जाएगा, संपूर्ण आवेश। अब गॉस का प्रमेय का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आया क्यों, थोड़ा सा इसको हम अभी आगे चलकर हम समझेंगे इसको। लेकिन इसका हम प्रूफ देखते हैं। क्या है क्यू टी क्या है आपका, फाई क्या है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्यू टोटल क्या है, उस बंद पृष्ठ के अंदर का संपूर्ण आवेश। पहला पॉइंट क्या हो, जो गॉस का प्रमेय है वो बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है, मीन्स 3D सरफेस के लिए लागू होता है। बंद पृष्ठ या 3D सरफेस के लिए क्या होता है, लागू होता है। तो हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। जो गॉस का प्रमेय है इसको हम प्रूफ करने का प्रयास करें। हम एक क्यू कूलम का आवेश लेते हैं, एक क्यू कूलम का क्या हो जाएगा, आवेश। अब हम इसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक बंद गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक बंद गोलाकार पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ये क्या हो गया,
गोलाकार पृष्ठ, इसे क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। क्या कहेंगे? गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जिस पृष्ठ की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने जिस पृष्ठ की आवश्यकता होती है, जिस पृष्ठ का प्रयोग करते हैं, वही क्या होती है? गॉसियन पृष्ठ। अब जब भी हम गॉस के प्रमेय को प्रूव करते हैं या गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं तो हम जिस गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, इस बात का हमें ध्यान देना रहता है कि उस पृष्ठ पर कोई आवेश उपस्थित ना हो, और जो कुछ भी आवेश हो उसके अंदर हो। तो ये क्या है आपका? ये क्या बना? गॉसियन पृष्ठ, या क्या बना? बंद पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ हुआ। ये बन गया गॉसियन पृष्ठ होगा या बंद पृष्ठ होगा। गॉसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ। अब क्या कर लिए कि गोलाकार क्या कहेंगे? माना प्लस क्यू कूलाम का, या माना क्यू कूलाम का एक आवेश है जिसके चारों तरफ हम एक गोलाकार बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये क्या है? एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश जिसके चारों तरफ हम एक बंद गोलाकार पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गोलाकार पृष्ठ को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। क्या लिखिए? माना एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश जिसके चारों तरफ हम एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और गोलाकार पृष्ठ को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अब एक छोटे से भाग में इसको हम डिवाइड करेंगे। 8 त्रिज्या है, यहाँ पर क्या एक छोटा सा भाग लेते हैं, एक छोटा सा भाग। अब इसका जो हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश जो होता है किसी भी पृष्ठ के परपेंडिकुलर क्या होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। और प्लस क्यू कूलाम आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो भी क्या होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसके बाहर तरफ हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा? ई, अर्थात क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र आपस में क्या है? एक ही दिशाओं में है। हम इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बना ले एक छोटा सा अल्पांश का निर्माण कर देते हैं, यहाँ से हम एक छोटे से अल्पांश का निर्माण कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से डी ए हो जाएगा क्षेत्रफल। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या हो जाएगी? उसी दिशा में हो जाएगी। हम एक और, क्योंकि ये जो आपका बना हुआ है एक कई छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा? किसी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी की दिशा में चली जाएंगी, क्योंकि प्लस क्यू कूलाम आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर तरफ निकलती हैं। एक हम यहाँ से अल्पांश बना लेते हैं, एक छोटे से भाग की हम गणना कर लेते हैं, यहाँ से। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा और वैद्युत बल रेखाएं जो हो जाएंगी और उसी दिशा में चली जाएंगी। इसका मतलब इससे पहले हमने इससे पहले हमने पढ़ा है कि वैद्युत फ्लक्स, जैसे मैंने घन के लिए निकाला है, घन को हम सभी पृष्ठों से निकाल करके उसका संपूर्ण फ्लक्स निकाले तब सभी का योग किए हैं। पहले जैसे जो घन थी, घन में 6 फलक की थी, पहले फलक का, दूसरे फलक का, तीसरे फलक का, चौथे फलक का, पाँचवें फलक का, छठे फलक का मैंने अलग अलग निकाला था, उसके बाद सबका योग किया था। तो जो गोलाकार पृष्ठ बहुत सारे छोटे छोटे भागों में विभाजित होगा, तो उसमें से उसको सभी भागों को निकाल कर हम योग करेंगे तो पूरे गोले का क्या आ जाएगा? आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? कुछ का निकाल करके उसके बाद उसे क्या कर देंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो क्या कहें? माना प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश है जिसके चारों तरफ हम क्या करते हैं? एक गोलाकार पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गोलाकार पृष्ठ को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से, माना किसी एक छोटे भाग
जिसका क्षेत्रफल डी ए है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यदि डी फाई ई हो तो इसको ये क्या छोटा सा अवयव है, ये छोटा सा, तो उसका क्षेत्रफल ये छोटा सा अवयव है तो इसका लघु क्षेत्रफल अवयव क्या छोटा सा है, तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी बहुत कम होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा कॉस 0 क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश आपस में एक ही दिशाओं में, जो थीटा है, ये थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के मध्य बना कोण है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ई डी ए, इसको हम फाई, इसी प्रकार से हम और निकाल लेते हैं। ये तो मान लीजिए इस पृष्ठ के लिए हो गया, इस पृष्ठ के लिए निकालते हैं, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर डी ए और ई की दिशा आपस समान है, हो जाएगा cos 0 और cos 0 का मान 1 हो जाएगा ई डी ए। हम इसी प्रकार सभी का अलग अलग निकाल ले सकते हैं, तो हम डॉट 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 क्या करेंगे, डॉट 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 लिखेंगे। यदि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो यहाँ से क्या डी फाई बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों छोटे भागों में डिवाइड डी फाई तो सभी का योग कर देंगे, क्या आ जाएगा, पूरे गोले का अर्थात क्या आ जाएगा, फाई हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा यहाँ से क्लोज्ड इंटीग्रेशन, और किसके लिए, पूरे स्फीयर के लिए है, पूरे क्या हो जाएगा स्फीयर। जो इंटीग्रेशन करते हैं ये केवल पृष्ठों का करते हैं, इसके अंदर का नहीं करते हैं, केवल किसका कर रहे हैं, जो स्फीयर है पूरे स्फीयर में किसका कर रहे हैं, इसके केवल पृष्ठों का कर रहे हैं, इसके आयतन का नहीं कि इसके पृष्ठों का केवल किया जा रहा है। तो हो जाएगा यहाँ से डी फाई ई हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई की वैल्यू कितना है, ई डी ए, तो यहाँ से हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन स्फीयर के लिए हो जाएगा ई डी ए। यहाँ पर ई देखेंगे क्योंकि यहाँ से जो आपका ये गोला है, इसलिए केंद्र से गोले के पृष्ठ की जो दूरी होगी समान होगी, तो यहाँ पर ई ई ई ई सभी की जो आपका ई है, ई का मान समान रहेगा क्योंकि सभी की त्रिज्या आर है, तो हो जाएगा ई बराबर, और आवेश क्या समान है, ई बराबर 1/4π/Q/r²। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू होगा, यहाँ पर 1/4π/Q/r² होगा, यहाँ पर भी वही होगा 1/4π/Q/r²। मतलब हर एक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, समान रहेगी, इसलिए ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ई बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, ये पूरे स्फीयर के लिए है। तो डी ए का समाकलन कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए, तो ई का वैल्यू हो जाएगा, त्रिज्या कितना आर है, आवेश क्यू है, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये क्या है, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। अब r² कैंसिल, 4π कैंसिल, तो फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ से Q/ε0। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है, और यही गॉस का प्रमेय है। अगर आपसे पूछेंगे एक फाइव Q/ε0 आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, अगर कोई भी बंद पृष्ठ दिया गया है तो उससे गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो 5 Q/ε0 होगा। अब इसके बाद से अगर कोई भी आपको बंद पृष्ठ दे दिया गया है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करें और उसका हम 5 प्रत्येक भाग का हम क्या निकालें, वैद्युत फ्लक्स निकालें, फिर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालें, उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र का मान रखें तो उसके बाद आए। अब क्या है, क्योंकि जो गॉस का प्रमेय है, गॉस प्रमेय सीधे क्या करे, शॉर्टकट कर दिया। गॉस प्रमेय क्या बोला कि मतलब कोई भी पृष्ठ दिया गया अगर बंद पृष्ठ है, गॉस प्रमेय के साथ हम डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर वो बंद पृष्ठ हम डायरेक्ट कह सकते हैं, इससे गुजरने वाले जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q/ε0 होगा। अब उसको हम चेक थोड़ी नहीं करेंगे कि उस एक पृष्ठ का निकालें, पृष्ठ का निकालने के बाद फिर संपूर्ण पृष्ठ का निकालें कितना, तो फिर देखेंगे। जो गॉस का प्रमेय है, गॉस प्रमेय आने से क्या हो गया, किसी बंद पृष्ठ, जैसे अभी घन है, घन का मैंने पिछली वीडियो निकाल के बताया, पहले पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ, तीसरे पृष्ठ, चौथे पृष्ठ, पाँचवें पृष्ठ, छठे पृष्ठ का निकाल के सभी का योग किया, उसके बाद आया। अब घन के लिए क्या हो, घन कैसा पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है, तो किसी भी बंद पृष्ठ को गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है कितना होता है 5 Q/ε0। किसने कहा, गॉस ने कहा।
तो इसका मतलब वो मतलब प्रत्येक फलकों कितना आ रहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता अगर बंद पृष्ठ है तो उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, यहाँ से यदि उसके अंदर क्या रहेगा, एक आवेश रहेगा, तो क्या है आपका गॉस प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा उस बंद पृष्ठ के परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई बराबर हो जाए Q टोटल अपान एप्सिलॉन नॉट, अर्थात समेशन ऑफ Q। इसका जो एक Q है इसके अंदर का आवेश रहेगा, बाहर आवेश उससे कोई मतलब हमें नहीं। अब इन चीज़ों को हम प्रूव करके आपको बताते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाए Q बराबर जो Q है पृष्ठ के अंदर का संपूर्ण आवेश। हम क्या किए, एक प्लस Q कूलम का आवेश लिए, प्लस Q कूलम के आवेश के प्लस Q कूलम का आवेश लिए, उसके चारों तरफ क्या कर दिए हम, एक गोलाकार बंद पृष्ठ की रचना कर दी, जिसे क्या कहते हैं गॉसियन पृष्ठ की रचना, गॉसियन पृष्ठ या बंद गोलाकार पृष्ठ की कल्पना हम कर दिए। उसके बाद उस बंद पृष्ठ को मैंने कई छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया, उसमें से किसी एक छोटे भाग का जो किसी एक छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी छोटा होगा, इसलिए मैंने डी फाई मान लिया। तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। मैंने यहाँ पर क्या किया, जो छोटा सा भाग माना उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने बताया था जो क्षेत्रफल सदिश होती है, जो क्षेत्रफल सदिश होती है वो बंद पृष्ठों के लिए केवल बाहर वैलिड है, अंदर वैलिड नहीं है, लेकिन खुले पृष्ठों के लिए बाहर भी वैलिड था, अंदर भी वैलिड था। इसलिए हमेशा कहते हैं जब कोई भी लेक्चर पढ़िए उससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर आप अच्छे से देख लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा उस पृष्ठ के आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि बंद पृष्ठों के लिए जो क्षेत्रफल सदिश दिशा होती है वो केवल बाहर की तरफ ही वैलिड है और परपेंडिकुलर है। और जो आपका वैद्युत बल रेखा है वो भी क्या प्लस Q कूलम आवेश जो वैद्युत बल रेखा होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इसी दिशा में चलेगी। डेल ए क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आपस में एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान 0 हो गया, ई डी ए आ गया। अब ऐसे यहाँ पर ई डी ए सभी के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, सभी का मान कितना आएगा, ई डी ए आएगा। तो निकाल करके हम बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे पृष्ठ होंगे, तो सभी का ना निकाल करके हम मान लिए यदि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई हो, फाई बराबर क्या हो जाए डी फाई। भाई इसी का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। और कैसे, क्योंकि बंद पृष्ठ है इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन, और क्या स्फीयर है, हम जो समाकलन करते हैं इसके आयतन का समाकलन नहीं करते, इसके पृष्ठों का ही समाकलन करते हैं, आयतन से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हो जाएगा, इसका वैल्यू ई डी ए है। ई क्या है, इस गोले के प्रत्येक पृष्ठ पर त्रिज्या समान है, आवेश समान है, तो आपका जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जो समान ई जो है कांस्टेंट बाहर निकल गया। और डी ए का समाकलन क्या होता है, ए होता है। ए क्या है, इस गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर 4 पाई 4 पाई बजे Q अपान एप्सिलॉन, जहाँ Q क्या है, जहाँ Q आपका उस बंद पृष्ठ के अंदर का संपूर्ण आवेश है। तो जो गॉस का प्रमेय है, अगर आपसे कोई भी बंद पृष्ठ दे दिया गया है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। अब उसका हमें ये नहीं है कि हम पहले क्या करें, एक फलक का निकाले, 2 फलक का निकाले, 3 फलक का निकाले, डाट करके सभी के लिए हमें इंटीग्रेट करें, उसके बाद है हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बस गॉस प्रमेय आ गया, अगर वो बंद पृष्ठ है तो उससे निकलने में जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। और एक हम फिर वाली बातें बताते हैं। अब इतना समझो, कोई भी बंद पृष्ठ आपको दिया गया है, उस पर जितना आवेश होगा, अगर Q कूलम का आवेश है तो उससे गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर कोई भी बंद पृष्ठ है वो Q कूलम का आवेश से रखा गया है तो उससे गुजरने वाले जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत, मतलब यहाँ पर कोई भी पृष्ठ उससे में कोई मतलब नहीं, चाहे वो घन हो चाहे घनाभ हो, लेकिन 3D होना चाहिए। वो कैसा होना, 3D होना चाहिए, चाहे वो कैसा हो, घन हो, घनाभ हो, गोला हो, बेलन हो, शंकु हो, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने, लेकिन क्या होना, कैसा 3D होना चाहिए, अर्थात बंद होना चाहिए। हम थोड़ा सा और इसके विषय में और अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य को देखते हैं कि गॉस के प्रमेय के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है। पहला पॉइंट यहाँ से हम लिखेंगे, जो गॉस का प्रमेय है वो केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। पहला हो जाएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, हो जाएगा गॉस के प्रमेय का महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। पहला हो जाएगा गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ या 3D पृष्ठों के लिए लागू होता है।
दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये दूसरा जो अब यहीं से आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वह दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। क्या है, गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है, गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि किसी बिंदु आवेश से होकर गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो क्या होती है, वो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वह दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है, गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गॉस प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है, गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। थोड़ा सा हम इसको और समझने का प्रयास करें, स्टेटमेंट कहता क्या है, ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे कंक्लूजन आपको निकल कर आएंगे। तो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्या होता है, हम समझेंगे फाई ई बराबर होता है ई ए होता है। तो यहाँ से फाई ई बराबर क्या लिखेंगे हम, फाई बराबर हो जाएगा ई का जो वैल्यू है 1/4πε0 Q/r²। ई क्या है, अब ई का जो वैल्यू है अगर आप देखेंगे ई जो है तो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती हो गया। एक गॉस ने कहा, गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि जो किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। अब ए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ये 4π से 4π कैंसिल, ये r² कैंसिल, तो फाई ई बराबर आ जाता है कितना, Q/, हो जाएगा ε0। ये जो वैद्युत फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्लक्स है यहाँ पर क्या है, ये जो एक गॉस का प्रमेय है। तो गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय जो है वो क्या है, वो विमाओं पर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर यहीं पर अभी क्या आता, जैसे QR/ε0 आता तो ये फाई ई बराबर हो जाएगा, तो आवेश के साथ उसकी विमाओं पर निर्भर कर रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, गॉस का जो प्रमेय है वो पृष्ठ के विमाओं पर निर्भर नहीं करता। गॉस प्रमेय जो है उस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के गुजरता जो वैद्युत फ्लक्स हुआ है क्या है, वो विमाओं पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब गॉस प्रमेय जो होता है वो पृष्ठ के विमाओं पर निर्भर नहीं करता। इसका तात्पर्य है कि पृष्ठ कैसा भी हो उससे में कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बंद पृष्ठ हो, मतलब कि बंद पृष्ठ होना चाहिए, वो चाहे कैसा हो, चाहे उसकी त्रिज्याएं कुछ भी हो, उसकी बीमारी कुछ भी हो, चाहे हम घटाएं चाहे उसके बढ़ाएं, लेकिन जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वह Q/ε0 ही निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, जो फाई निकला, इसका मतलब क्या है, गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो गॉस का जो प्रमेय होगा वह पृष्ठों के आकार एवं आकृतियों पर निर्भर नहीं करेगा, कि केवल किस पर निर्भर करेगा, आवेश पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बीमा नहीं आया है। अब हम इसी का जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं जो गॉस प्रमेय है वो किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम ऐसा ना मान करके हम मान लेते हैं कि जो गॉस का प्रमेय है वह गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती ना होकर दूरी घन की व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम मान लेते हैं, इसमें एक स्टेप लेते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रोपोर्शनल 1/r²। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर E प्रोपोर्शनल, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² था। हम मान लिए जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी के
व्युत्क्रमणपाती है। इसमें क्या था, दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमणपाती। इसमें पहला क्या था कि गॉस का जो प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है, गॉस प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है। तो इससे यह स्पष्ट निकला, जो आया आपका जो रिजल्ट आया इसका, कि इससे यह स्पष्ट निकला कि जो आपका जो यहाँ पर दिया गया है, जो आपका गॉस का प्रमेय है वह विमाओं पर निर्भर नहीं करते। इसका मतलब जो गॉस का प्रमेय है वो विमाओं पर निर्भर नहीं करने का मतलब वह उस पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं, आकार कैसा भी हो, आकृति कैसी भी हो, लेकिन वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने जो वैद्युत फ्लक्स होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, कैसा भी पृष्ठ हो। हम अब मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वो दूरी के वर्ग की दूरी की व्युत्क्रमणपाती होती है। तो क्या हो जाता है, यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा, होता है ई इंटू ए, ई का मान हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ए Q/r। हम मान लेते हैं जब जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी की व्युत्क्रमणपाती है, इंटू क्या हो जाएगा 4πr²। ये क्या है, ये क्या है, जब ये दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमणपाती होती है तो यहाँ पर r² होता। हमने दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमणपाती ना करके दूरी की व्युत्क्रमणपाती कह दिया, तो यहाँ से 4π कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल, तो हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू r। इस प्रकार से आगे अगर गॉस के प्रमेय में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है अगर वह दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमणपाती नहीं होती तो क्या होता कि जो आपका ये वैद्युत फ्लक्स है ये आवेश के साथ साथ आपकी त्रिज्याओं पर निर्भर करता, अर्थात विमाओं पर निर्भर करता। इसका मतलब जो गॉस के प्रमेय में है, हम बंद पृष्ठ लेते, गॉस प्रमेय जो कुछ भी बंद पृष्ठ लेते, चाहे वो गोलाकार हो, चाहे घनाकार हो, चाहे घनाभाकार हो, चाहे आपका बेलनाकार हो, चाहे शंक्वाकार, कुछ भी होता, तो वह उसके विमाओं पर निर्भर करता। अर्थात अगर वो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती, गोले की त्रिज्या बढ़ जाती तो वैद्युत फ्लक्स कुछ और आता, कम हो जाती वैद्युत फ्लक्स कुछ और आता। इसका मतलब जो आपका गॉस प्रमेय है वह इस तथ्य पर आधारित नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है वह दूरी की व्युत्क्रमणपाती होती है, अपितु यह बल्कि इस तथ्य पर आधारित है जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमणपाती हो। जब दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमणपाती होगा तो गॉस प्रमेय में जिस पृष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं उसके गॉस प्रमेय में जिस पृष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं वह पृष्ठ जो होगा वो आकार एवं आकृति पर क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। अर्थात आकार कैसा भी हो, आकृति कैसी भी हो, उससे गुजरने में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अगर वो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमणपाती हो जाएगा तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह विमाओं पर निर्भर करने लगेगा। हम एक और देखते हैं यहाँ से बी, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है दूरी के वर्ग के हम क्या लेते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, दूरी के घन के व्युत्क्रमणपाती हो, दूरी की घन की व्युत्क्रमणपाती हो, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए हो जाएगा, ई का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई अब r³ हो जाएगा। ए क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4πr², 4π कैंसिल, r² से कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पर कितना हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ये फाई ई बराबर यहाँ से भी क्या हो गया, अगर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह दूरी की घन की व्युत्क्रमणपाती होगी, उस स्थितियों में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह दूरी पर विमाओं पर निर्भर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर विमाओं पर कैसे निर्भर कर रहा है, व्युत्क्रमणपाती के रूप में, और यहाँ पर जब यहाँ पर क्या कर रहा है, समानुपाती। अगर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता घन की व्युत्क्रमणपाती होगी तो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा विमाओं पर निर्भर करेगा। और कैसे निर्भर करेगा, व्युत्क्रमणपाती के रूप में। अगर वह केवल क्या हो जाएगा, दूरी के समानुपाती हो जाएगी, व्युत्क्रमणपाती हो जाएगी, तो वह क्या करे, वैद्युत फ्लक्स विमाओं पर निर्भर करेगा, लेकिन वो समानुपाती के रूप में करेगा। तो इसका मतलब दोनों स्थितियों में क्या स्पष्ट हो रहा है, हमने स्टेटमेंट था गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वह वर्ग की व्युत्क्रमणपाती होती है। इसका तात्पर्य हुआ अगर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वर्ग की व्युत्क्रमणपाती होगा तो जो गॉस के प्रमेय में जिस पृष्ठ का प्रयोग करते हैं वह विमाओं पर निर्भर नहीं करेगा। अर्थात चाहे उसको हम जो जिस पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं उस पृष्ठ के आकार को चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, प्रत्येक स्थितियों में जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वह Q अपान एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। यदि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता घन की व्युत्क्रमणपाती हो जाती है या केवल दूरी की घन की व्युत्क्रमणपाती हो जाए या दूरी की व्युत्क्रमणपाती हो जाए, तो उस दोनों स्थितियों में जो आपका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वह विमाओं पर निर्भर करेगा और विमाओं पर निर्भर करने लगेगा। तो प्रत्येक स्थितियों में क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अगर आकार बढ़ जाएगा तो वैद्युत फ्लक्स मान कुछ और आएगा, आकार घट जाएगा तो वैद्युत फ्लक्स मान कुछ और आएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, गॉस के प्रमेय का क्या हो जाएगा,
तो गॉस प्रमेय का क्या हो जाएगा, विरोध करेगा। जबकि गॉस प्रमेय क्या है आपका, वह प्रत्येक बंद पृष्ठों से चाहे उसका आकार चाहे बढ़ाते जाएं चाहे घटाते जाएं, हर बार क्या निकलता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट निकलता है। लेकिन जैसे भी विमाओं पर निर्भर करेगा तो क्या करेगा, वह उसके आकार को बढ़ाने से घटाने से उसकी वैद्युत फ्लक्स के मान में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, जो कि गॉस प्रमेय का क्या करता है, विरोध करता है। हम ये पहला टॉपिक था, हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। 2 पॉइंटों को मैंने पढ़ा। पहला बताया कि गॉस प्रमेय जो होता है केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। दूसरा मैंने बताया कि जो गॉस प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि उससे गॉस प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है तो जो किसी बिंदु आवेश होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह दूरी के वर्ग क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। तीसरा पॉइंट क्या है, गॉस का प्रमेय जो होता है, गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, गॉस प्रमेय जो होता है वो बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। जैसे क्या हुआ, हम पहला लेते हैं आकार के लिए। पहला हो जाएगा यहाँ से ए, आकार के विषय में समझते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा साइज। यहाँ से हम एक गोलाकार पृष्ठ लेते हैं। अब गोलाकार पृष्ठ क्या हुआ, अगर गोलाकार पृष्ठ देखा जाए, यहाँ पर क्यू गुलाम का आवेश ले लिए हैं। अगर क्यू गुलाम का आवेश देखो, जो आवेश लेते हैं इसमें वहाँ से जो वैद्युत बल लिखा हो तो सम्मित रूप से बाहर निकलेंगी। जैसे सपोज दैट यहाँ पर आपका, हम समझो कि यहाँ पे इतना बड़ा छोटा सा आवेश है, जो आवेश होगा तो अगर यहाँ से आवेश है तो यहाँ से इस दिशा में सब जगह निकलेंगी, यहाँ से ऐसे भी निकलेंगी, यहाँ से ऐसे भी निकली, हर दिशाओं में सम्मित रूप से निकलेंगी। अगर यहाँ पर आवेश है तो यहाँ से क्यू गुलाम का आवेश, यहाँ पर जो वैद्युत बल लिखा है इस प्रकार निकलेंगी, यहाँ से ऐसे भी निकलेंगी, यहाँ से ऐसे भी निकलेंगी, सम्मित रूप से हर दिशाओं में निकलेंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जो वैद्युत बल लिखाए हैं यहाँ से निकले, इस प्रकार से निकलेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, हर दिशाओं में क्या हो जाएंगी, हर दिशाओं में क्या हो जाएंगी, निकलेंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गया कि जो आपका गॉस प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी, फाई बराबर क्या हो जाएगी, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से होकर किसी बंद पृष्ठ का जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वह फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम थोड़ा सा अब क्या करते हैं, इसमें कहा गया कि गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं आर है। हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बी वाला पॉइंट हो जाएगा, एक आपका गोला इस प्रकार से हुआ, ये दूसरा आपका इस प्रकार से हो जाएगा, तीसरा आपका इस प्रकार से हो गया। ये क्या है आपका, यहाँ प्लस क्यू गुलाम का आवेश है, ये त्रिज्या आर हो जाएगी, ये त्रिज्या 2r हो जाएगी, और ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। हमने क्या किया है, विमाओं को बढ़ा दिया। हमने क्या किया है, यहाँ से त्रिज्याओं को बढ़ा दिए, तो इससे ये जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो सम्मित रूप से क्या हो जाएंगी, हर एक दिशाओं में क्या हो जाएंगी, निकलेंगी इस प्रकार से। इस प्रकार क्या हो जाए, निकलेंगी। तो इसका मतलब जितने वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्या r वाले गोले से निकल रही उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं, त्रिज्या 2r वाले गोले से उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्या 3r वाले गोले से निकल रही है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं के माप है। इसका मतलब हम मान लेते हैं अगर त्रिज्या r वाले गोले से 50 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही तो 100% क्लियर है कि 2r वाली त्रिज्या से 50 ही निकलेंगी, और 100% ये भी क्लियर है 3r वाली त्रिज्या से 50 ही निकलेंगी। तो इसी वजह से कहते हैं, इसी वजह से क्या है कि क्योंकि जब यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक पृष्ठों से निकल रही हैं, पहले r त्रिज्या वाले गोले से, 2r त्रिज्या वाले गोले से, 3r त्रिज्या वाले गोले से, 2r त्रिज्या 3r त्रिज्या वाले गोले से उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी जितना कि r त्रिज्या वाले गोले से निकलती हैं। इसलिए r त्रिज्या, 2r त्रिज्या, 3r त्रिज्या से जो वैद्युत बल रेखाएं समान निकल रही हैं, इसलिए जो तीनों का वैद्युत फ्लक्स मान हो जाएगा फाई E1 बराबर फाई E2 बराबर फाई E3 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आपके आकार का मान कुछ भी बढ़ता जाए
लेकिन जो वैद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। थोड़ा सा और हम फील करवाने की कोशिश करते हैं। पहला हो जाएगा R त्रिज्या वाले गोले के लिए, R त्रिज्या वाले गोले के लिए जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई बराबर E इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ई क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अगर त्रिज्या आर है तो यहाँ से यहाँ पर आर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर कितना आया, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। पहला हुआ, मतलब आर त्रिज्या से जो वैद्युत बल रेखा निकलेंगे कितना निकले, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा लिखेंगे 2R त्रिज्या के लिए, 2R त्रिज्या के लिए 2R त्रिज्या के लिए क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर ई इंटू ए, ई के वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब आर का जो वैल्यू है 2R हो गया, तो यहाँ पर रखेंगे 2R हम, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर का वैल्यू 2R का स्क्वायर इंटू 4 पाई हो जाएगा 2R का स्क्वायर। अभी 2R का स्क्वायर, 2R के स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो हो जाएगा फाई E2 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब 2R त्रिज्या वाले गोले से भी कितना निकल रहा है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा यहाँ से हो जाएगा 3R गोले के लिए, 3R त्रिज्या के लिए, त्रिज्या के लिए कितना हो जाएगा, तो होता है फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। लेकिन जो आर की वैल्यू 3R, ये 3R की स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो 3R के होल स्क्वायर, 3R के होल स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल आ जाएगा, फाई E3 बराबर हो जाएगा Q अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने दोनों विधियों से बताया, एक आपको हम ये मैथमेटिकल भी बता दिए और यहाँ से मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। अगर यहाँ से वैद्युत बल 3 गोले हैं, एक आर त्रिज्या के, 2R त्रिज्या के, 3R त्रिज्या के, 2R त्रिज्या और 3R त्रिज्या से उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी जितना कि आर त्रिज्या से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही। तो यहाँ से निकल रही, तो ये आर त्रिज्या गोले से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं वो 2R से भी होकर जाएंगी, 3R से भी होकर जाएंगी। इसलिए आर त्रिज्या से गुजरने में जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वही 2R वही 3R त्रिज्या को। इसी वजह से क्या गॉस प्रमेय में कहा गया, जो गॉस प्रमेय होता है वह क्या होता है, आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर आर त्रिज्या जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरी वही 2R से भी उतनी वैद्युत बल रेखाएं, वही 3R से भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई E1 फाई E2 फाई E3 क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई E1 आर त्रिज्या वाला गोला था, फाई E2 2R त्रिज्या वाला गोला था, फाई E3 3R त्रिज्या वाला गोला था। मैंने उसकी विमाओं को मतलब कि गोले के आकार को बढ़ाते गए, लेकिन उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब जो गॉस का प्रमेय होता है वह बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। आकार कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन उससे गुजरने जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। हम इसमें दूसरा तो आकार हो गया, हम इसकी आकृतियों पर देखते हैं। हमने क्या लिखा है, गॉस का जो प्रमेय होता है वह बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृतियों पर निर्भर नहीं करता। मैंने यहाँ पर आकार को देख लिया, आकृति को देखते हैं। इसका मतलब क्या हो, दूसरा क्या हो जाएगा, आकृति हो जाएगा। यहाँ से जो दूसरा पॉइंट बी हो जाएगा, आकृति हो जाएगा। आकृति ये क्या हो जाएगा, शेप, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से शेप हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ से होगा आकृति पर निर्भर करता है। तो आकृति कैसी भी हो, लेकिन कंडीशन क्या, बंद पृष्ठ होना, कैसा होना चाहिए, बंद त्रिविमीय होना चाहिए। तो अब यहाँ से मान लेते पहला क्या हो गया, ये गोले का हो गया, पहला ए स्फीयर हुआ, ये क्या हुआ, गोलाकार, ये गोला हुआ। दूसरा हम क्या लेते हैं, शंकु लेते हैं, या हम यहाँ से घन लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से घन हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, बंद हो गया। यहाँ पर हम Q गुलाम का आवेश रखते हैं, यहाँ पर भी Q गुलाम का। तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, यहाँ पर Q गुलाम का आवेश हो, ये क्या हो जाएगा, घन, ये क्या हो जाएगा, शंकु। तीसरा क्या हो जाएगा, बेलन हम लेते हैं। चौथा हो जाएगा बेलन, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, बेलन हो गया।
तो यहाँ पर हम क्यू गुलाम का आवेश लेते हैं। तो इसका मतलब ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। तो क्या आकृतियों, हमने कहा गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृतियों पर निर्भर नहीं करता, लेकिन कंडीशन है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब यहाँ पर क्यू गुलाम का आवेश है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो सममित रूप से क्या होती है, सभी दिशाओं में समान रूप से जाती हैं। जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इससे किसी बंद पृष्ठ जो वैद्युत फ्लक्स गुजरता है वो फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हर एक दिशाओं से, हर एक फलकों से समान रूप से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर भी मध्य बिंदु पर रखा गया है, तो हो जाएगा यहाँ से इस प्रकार से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो सभी दिशाओं में क्या होती है, सममित रूप से निकलेंगी। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बेलन में है, इस प्रकार से हर एक बिंदुओं से क्या हो जाएंगी, सभी दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई भी पृष्ठ है वह बंद पृष्ठ है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पर पहले पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ, तीसरे पृष्ठ निकालने कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गॉस प्रमेय यही कहता है कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ दिया गया है तो उसमें हम प्रत्येक पृष्ठों के लिए नहीं निकालना है कि इंटीग्रेशन करें, डायरेक्टली कह दीजिए कि उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो। वो किसी भी पृष्ठ, किसी भी आकृति को हो, चाहे गोलाकार हो, चाहे घनाकार हो, चाहे घनाभाकार का हो जाए, चाहे शंक्वाकार का हो जाए, चाहे बेलनाकार का हो जाए, उससे हमें आकृति से कोई मतलब नहीं है, उसके आकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंद होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अगर बंद पृष्ठ है, आकार कैसी भी हो, आकृति कैसी भी हो, हम कह सकते हैं कि जो बंद पृष्ठ होगा उससे गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्यू अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। मैंने पहला नियम क्या पढ़ा इसका, जो गॉस प्रमेय है वो बंद पृष्ठों के लिए लागू होना चाहिए। दूसरा क्या पढ़ा, जो गॉस का प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है, किसी बिंदु आवेश से होकर गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है त्रिज्या के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे मैंने समझा, इसको सॉल्व करके समझने का प्रयास किया। अगर त्रिज्या के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, इस स्थितियों में जो गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो विमाओं पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जो गॉस का प्रमेय है वो विमाओं पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात उसके आकार एवं आकृतियों पर निर्भर नहीं करता। अगर यही जो बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती या दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती, तो जो उससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वह आवेश के साथ साथ उसकी त्रिज्याओं पर निर्भर करता। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं गॉस का जो प्रमेय होता है वह पृष्ठ के आकार एवं आकृतियों पर निर्भर करता, जबकि ऐसा होता नहीं है। तीसरा क्या है, वही लिख देंगे, गॉस प्रमेय जो होता है वो पृष्ठ के आकार एवं आकृतियों पर निर्भर नहीं करता। मैंने आकार को समझा, उसके बाद आकार को हम कितना भी बढ़ाते जाएंगे, कितना भी बढ़ाते जाएं, कितना भी घटाते हैं, लेकिन हर एक पृष्ठ से गुजरने वाला जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। आकृति में चाहे वह गोलाकार हो, चाहे घनाकार हो, चाहे शंक्वाकार हो, चाहे बेलनाकार हो, कैसा भी पृष्ठ लेकिन बंद हो, तो प्रत्येक उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके जो गॉस का प्रमेय है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षाओं में और कॉम्पिटिशनों में बहुत बार पूछे गए हैं। इस कोई भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो गॉस का प्रमेय होता है वह बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों पर निर्भर करता है, ना कि उसके बाहर के आवेशों पर। देखते हैं हम, गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है, उसके बाहर उपस्थित आवेश पर नहीं। उसके बाहर उपस्थित आवेश पर नहीं। गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है, उसके बाहर उपस्थित आवेशों पर नहीं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या हुआ यहाँ से, जैसे मान लेते हैं ये कोई बंद पृष्ठ दिया गया है, ये कोई बंद पृष्ठ है
इस पर क्या है Q1 और Q2 और Q3 कूलम के आवेश है। एक यहाँ से क्या हो जाएगा Q4 हो जाएगा। तो जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो फाई बराबर क्या होता है समेशन ऑफ Q इनसाइड ऑफ द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो Q है किसी बंद पृष्ठ के अंदर का क्या है आपका आवेश है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस टोटल आवेश से हो जाएगा Q1 हो जाएगा Q2 प्लस Q3 अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही है इसका मतलब। एक Q4 से कोई मतलब नहीं है। गॉस प्रमेय केवल उन्हीं आवेशों के लिए लागू होता है जो उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो। इसका मतलब जो गॉस प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के लिए ही लागू होता है, उसके बाहर उपस्थित आवेशों के लिए लागू नहीं होता। जो गॉस का प्रमेय है वह उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के लिए ही लागू होता है, और बाहर स्थित आवेशों के लिए लागू नहीं होता। अब बाहर स्थित आवेशों के लिए लागू क्यों नहीं होता उसको देखते हैं हम। दूसरा माने यहाँ पर भी हो जाएगा। हम एक हम बंद पृष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम एक इसके बाहर क्यों कूलम का आवेश लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैद्युत बल लिखाए जाएंगे, यहाँ से भी इस प्रकार से जाएंगी, यहाँ से भी इस प्रकार से जाएंगी। तो हम 3 वैद्युत बल रेखाओं दिखा दिए। तो यहाँ पर देखते हैं गॉस प्रमेय क्यों नहीं लागू होता। गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के अंदर के संपूर्ण आवेशों के लिए वैलिड है, उसके बाहर के आवेशों के लिए वैलिड नहीं। अब क्यों नहीं है उसको देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये वैद्युत बल रेखाएं गई इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ से हो जाएंगी, यहाँ से इस प्रकार से। अब देखते हैं हम इसको छोटे छोटे क्या इसको छोटे से अल्पांशों में विभाजित करते हैं। आप चाहे इसके काट चाहे इसके काट चाहे किसी के काट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्या हो जाएगा अल्पांश हो जाएगा। अब एक अल्पांश जो इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। और जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी वो बाहर तरफ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी इसकी विपरीत दिशा में हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्योंकि जो वैद्युत यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश दिशा है क्योंकि बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश दिशा होती है वो उस पृष्ठ की क्या हो जाएगी बाहर तरफ होती है, अंदर तरफ नहीं होती। इसलिए ये क्या है जो क्षेत्रफल सदिश है इस पृष्ठ की क्या है बाहर तरफ है, और जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो उसकी विपरीत दिशाओं में है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये क्या है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा है, और जो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ई और ए को देखने के बाद क्या स्पष्ट हो रहा है ये दोनों एक ही दिशाओं में है, और यहाँ पर क्या है अलग अलग दिशाओं में है। इसको हम क्या मानते हैं सरफेस 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो हो जाएगा φ1 बराबर EDA cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा EDA cos 180 अंश, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश आपस विपरीत दिशाओं में है। तो यहाँ से 180 -1 हो जाएगा माइनस EDA। φ2 बराबर हो जाएगा EDA cos थीटा। यहाँ पर थीटा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशाओं में है, समान दिशाओं में, थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा EDA cos हो जाएगा 0 अंश, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, EDA हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं फाई नेट निकाल लेते हैं। फाई टोटल हो जाएगा φ1 माइनस फाई प्लस φ2 हो जाएगा। φ1 का जो वैल्यू आया है माइनस EDA प्लस EDA हो जाएगा फाई नेट, मतलब टोटल क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसी वजह से जब फाई टोटल 0 हो गया, फाई टोटल बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फाई का मान ही 0 हो गया, मतलब कि जो गॉस का प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के लिए लागू होता है, और बाहर स्थित आवेशों के लिए क्यों नहीं लागू होता है क्योंकि टोटल जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है 0 होता है। गॉस प्रमेय बाहर आवेशों के लिए लागू नहीं होता है, इसका तात्पर्य है इसलिए नहीं लागू होता क्योंकि उससे होकर गुजरने में जो अगर आवेश बाहर उपस्थित है तो इससे होकर गुजरने में जो वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। अंदर है तो उसके लिए क्या होता है 0 नहीं होता है। आपको मैंने गॉस के प्रमेय की अच्छी